Hello everyone, welcome to today's session. तो आज है हमारी क्लास 11 और हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं LT 2026 की। ठीक है, अगर संभावित है कि अगर वहां पर हमें फॉर्म देखने को मिले LT के 2026 में तो हमारी प्रिपरेशन उसी के लिए चल रही है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं आपके MCQs ऑन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब मैं यहाँ पर जो आपकी लर्निंग की थ्योरीज है उनसे रिलेटेड MCQs आपको करवाऊंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला है Who is known as the father of behaviorism? व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हल, वॉटसन, फ्राइड, इवान पावलोव। तो देखिए, बिहेवियरिज्म जो है आपका व्यवहारवाद, ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं JB वॉटसन। ठीक है, वॉटसन को क्या माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। अब व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद कहता है कि हमारे उद्दीपन और अनुक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनते हैं, इन्हीं को लर्निंग इन्होंने कहा है। यानी ये लर्निंग या अधिगम को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के कनेक्शंस के रूप में देखते हैं। अदर थ्योरीज क्या है, एक बार चेक करिए। जो टाइप्स ऑफ थ्योरीज है ऑफ लर्निंग की, उसमें सबसे पहली है आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत। अब इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? इसमें आपकी वॉटसन की थ्योरी आ गई, पैवलोव की थ्योरी आ गई। ठीक है, पैवलोव की थ्योरी आ गई और इनकी थ्योरी क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी हम इसमें पढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें मोस्टली जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, उनकी कंडीशनिंग करवाई जाती है। पैवलोव का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा, जो कुत्ता है खाने के ऊपर लार टपकाता है। ठीक है, खाने को देखकर वो लार टपकाता है, तो उसका ये नेचुरल रिस्पॉन्स पैवलोव ने क्या कर दिया था? कंडीशन कर दिया था। किस पर? बेल पर। वो क्या करते थे? पहले बेल बजाते थे, फिर खाना जो है उसके सामने लाते थे, कुत्ते के सामने, तो कुत्ता सैलिवेट करना शुरू करता था। एक ऐसे जो है बार बार किया गया और एक टाइम ऐसा आया कि जब कुत्ता बेल की आवाज पर ही सैलिवेट करना शुरू कर देता था। तो ये उन्होंने क्या किया? एक नेचुरल रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात होती है, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। वॉटसन ने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आपकी बिहेवियर थ्योरीज में ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी भी आती है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। फर्क क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में? क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन में जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनकी कंडीशनिंग कराई जाती है। जबकि स्किनर ने जो कंडीशनिंग की बात की है, वो उनके ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है, यानी ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हम सोच समझ के करते हैं। इसके अलावा होती है आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें हम प्रयोग करते हैं अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, अपने कॉग्निटिव स्किल्स का। जैसे कि इसमें इनसाइट थ्योरी आती है। ठीक है, कोहलर, कोफका, वर्दीमीर की इनसाइट थ्योरी। फिर आती है आपकी एक ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी यानी मानवतावादी सिद्धांत, जिसमें हम मैस्लो की थ्योरी लेते हैं। अब्राहम मैस्लो का क्या कहना था? इन्होंने कहा कि ह्यूमंस या लोग जो सीखते हैं, वो किस लिए सीखते हैं? अपनी किसी ना किसी आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए सीखते जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। इनकी थ्योरी को हम मोटिवेशन में भी पढ़ते हैं। तो ये कुछ फेमस थ्योरीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ आपकी थ्योरीज है, जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी है। सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी किसने दी है? सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी दी है एल्बर्ट बंदूरा ने। ठीक है, इनका कहना था कि कोई भी जो व्यक्ति है वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है, समाज में देखकर ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, तो ये एल्बर्ट बंदूरा की थ्योरी है। तो इन थ्योरीज के बाद आप ये चेक कीजिए, तो बिहेवियर थ्योरीज में जॉन बी वॉटसन का कहना था कि जो आपका लर्निंग होती है वो क्या होती है? कनेक्शन होती है किसके बीच में? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। जैसे मैंने आपको डॉग वाला एग्जांपल दिया, स्टिमुलस था वहां पे बेल, और कंडीशनिंग क्या करवा दी? रिस्पॉन्स आ गया वहां पर कुत्ते का सैलिवेट करना। ऐसे ही वॉटसन ने जो है यंग एल्बर्ट के ऊपर जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर यंग एल्बर्ट एक छोटा बच्चा था। ये क्या करते थे? इसके सामने एक सफेद कलर का चूहा लेकर आते थे और तुरंत तभी एक लाउड बैंग, एक बहुत तेज आवाज करते थे, जिसे सुन के बच्चा रोने लग जाता था। बार बार ऐसा किया गया, चूहा आया और इसके बाद लाउड बैंग बजाए गए। एक टाइम ऐसा आया कि बच्चा जो है
आवाज के बिना ही, जैसे ही चूहा आता है, ठीक है, वैसे ही वो डरने लग जाता है, यानी सिर्फ चूहे के अपीयर होने से ही वो डरने लग जाएगा। और इवन के डर इतना बैठ गया था जहां पर अगर व्हाइट कलर की कोई भी चीज, फर वाली चीज जो है बच्चे के सामने लाई जाए तो बच्चा उसको देखकर रोने लग जाता था। इसे हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं, जहां पर एक जैसी दिखने वाली चीजों के प्रति जो है एक जैसी अनुक्रिया जो है आने लगती है किसी व्यक्ति के द्वारा। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी। अब देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, ये आपके किस सिद्धांत के द्वारा दिए गए हैं, वहां पर कौन से सिद्धांत पे ये परिणाम निकल के आते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये आता है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग से। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। उनका कहना था लर्निंग कैसे होती है, हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम बार बार उस पर प्रयास कर कर देखते हैं और हमारी त्रुटियां जो है वो कम होती जाती है और फाइनली हम एक सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो लॉज हैं इन्हें हम लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तीन है ये, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तीसरा लॉ यहाँ लिखा नहीं है, एक और लॉ है यहाँ पर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम अभ्यास का नियम कहते हैं हिंदी में। ये जितनी भी थ्योरीज हैं मैंने डिस्कस करी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है तो ओनली मेंबर्स के लिए मैंने वो वीडियोस यहाँ पर डाल रखी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या करता है, इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, डिक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, या डिक्रीजेस अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर कहीं रीइंफोर्समेंट आया है तो वो हमेशा कोई भी काम की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा, यानी डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है, कभी भी डिक्रीज नहीं करता रीइंफोर्समेंट। ठीक है, डिक्रीज कौन करता है, पनिशमेंट। दूसरी चीज क्या होती है आपकी, पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट होता है सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन। जैसे अगर कक्षा में आप देखते हैं बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो टीचर उसे अच्छे रिमार्क्स देती है, गुड देती है, फुल मार्क्स देती है, एक्सीलेंट देती है, तो ये बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट के तरह काम करता है। बच्चा उस काम को दोबारा दोहराएगा, क्यों, क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि मैंने जब अच्छा काम किया तो मुझे इसका एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला। ठीक है, तो ये उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम करेगा, जिससे उसके डिजायरेबल बिहेवियर यानी उस काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, ये भी सेम आपके डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर क्या है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें देखने को मिलते हैं दो टर्म्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट जिसे हम सुदृढ़ीकरण कहते हैं, ये व्यवहार को बढ़ाता है, डिजायरेबल बिहेवियर को, वांछनीय व्यवहार की प्राथमिकता को या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। पनिशमेंट क्या करता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा व्यवहार जिसको हम चाहते हैं कि बच्चा छोड़ दे, बच्चा ना करे, यानी कि उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। कौन करेगा डिक्रीज, पनिशमेंट। अब आ जाओ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म पर। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे लगाओ देना, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे लगाओ लेना। ठीक है, तो अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोई हमने इस तरीके का स्टिमुलस दिया बच्चे को जिससे कि बच्चे के उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, बच्चे ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसे गुड दिया, एक्सीलेंट दिया, तो आप कुछ ऐसा रिवॉर्ड दे रहे हो जिससे कि बच्चा जो है फिर से उस व्यवहार को करने के लिए क्या हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा कि हाँ मुझे ये फिर से ये काम करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का मतलब देखो यहाँ पर है लेना। ये दो तरीके का हो सकता है, या तो आप उस चीज को एस्केप करो या एक्टिवली क्या करो, उसे अवॉइड करो। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि कोई अनडिजायरेबल स्टिमुलाई जो है उसको आप हटा रहे हो। ठीक है, उसे हटाने के लिए आपके एक डिजायरेबल बिहेवियर निकल के आता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर आप कार में बैठते हो तो आपको पता है अगर आप सीट बेल्ट ना लगाओ तो एक बीप 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 बजना शुरू हो जाती है, वो इतनी इरिटेटिंग होती है कि उसको अवॉइड आपको करना होता है, और उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, सीट बेल्ट लगा लोगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टू स्टॉप दैट बीपिंग साउंड आप क्या कर रहे हो, एक बिहेवियर को कर रहे हो। तो यहाँ पर आप एक
अनडिजायरेबल सा स्टिमुलस है उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए आप उस काम को कर रहे हो, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। होगा तो यही कि आपके उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई आपको कुछ दे रहा है, उसे प्राप्त करने के लिए आप अपना डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ा रहे हो। यहाँ पर एक हार्मफुल सी चीज या फिर एक ऐसा स्टिमुलस जो आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको अवॉइड करने के लिए आप उस काम को कर रहे हो। दोनों ही केसेस में आपके काम के होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। पनिशमेंट में क्या होता है, पनिशमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब तो वही है, देना या लेना, लेकिन दोनों ही केसेस में बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब पॉजिटिव के केस में हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, अगर बच्चा जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको डांट रहे हो, ठीक है, तो आप उसे स्कोल्ड कर रहे हो, आपने थप्पड़ भी लगा दिया, हालांकि लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आप क्या कर रहे हो, उसे डांटना, उसे कुछ भी बोलना, ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई। नेगेटिव पनिशमेंट क्या हो गई, आपने कोई ऐसी चीज उससे ले ली एज अ पनिशमेंट जो उसको बहुत पसंद थी। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, आपने उसका वीडियो गेम ही छीन लिया, ठीक है, तो आपने कोई अच्छी चीज जो है वो उससे ले ली जो उसे पसंद थी एज अ पनिशमेंट, ताकि वो क्या करे, पढ़ाई करे, ठीक है। यहाँ आप डांट रहे हो और कह रहे हो भाई पढ़ाई करो, यहाँ पर आपने उसका वीडियो गेम छीन लिया कि भाई पढ़ाई करो। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एज अ पनिशमेंट आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, जो इस समय क्या कर रहा है, पढ़ने के बजाय अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लर्निंग, behavioral changes, lifelong operated processes, behavioral changes by maturation, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। एक एक करके देखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल इसी को लर्निंग कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम ट्रू सेंस में देखें लर्निंग क्या होती है, तो व्यवहार में परिवर्तन। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल ये भी सही है, लर्निंग हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अभ्यास और अनुभवों के माध्यम से सीखना, ये भी बिल्कुल सही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपको अनुभव होंगे, उससे आपकी नई नई लर्निंग्स होती हैं। लेकिन परिपक्वता, परिपक्वता को हम किससे जोड़ेंगे, ग्रोथ से जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो आप फिजिकली ग्रो हो रहे हैं, एजिंग हो रही है आपकी, क्या वो लर्निंग है, नहीं, वो लर्निंग नहीं है, ठीक है, वो क्या है, आपकी ग्रोथ है। नेक्स्ट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये हम जो थॉर्नडाइक के हमने लॉज पढ़े थे उसी के ऊपर बेस्ड है। तो थॉर्नडाइक के जो आपके लॉज थे, आपके प्राइमरी लॉज भी होते हैं, सेकेंडरी लॉज भी होते हैं। तो प्राइमरी लॉज वही 3 है जो हमने इससे पहले अभी डिस्कस किए, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आएगा आपका, प्रयास का नियम या अभ्यास का नियम, और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट भी आता है जिसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स आपका प्राइमरी लॉ नहीं है, सेकेंडरी लॉ। एक बार इनके लॉज को देख लेते हैं। प्राइमरी लॉज ये 3 है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब बच्चे को आप तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार ना हो, सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, तभी आप उसे सिखा पाओगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब अगर आपको कोई चीज बच्चे को अच्छे से सिखानी है तो आपको उसे बार बार उसका अभ्यास कराना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज 2 में आपका विभाजित रहता है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज क्या कहता है, जो चीज आपको पक्की करवानी है और ज्यादा सिखाना है उसका बार बार प्रैक्टिस करवाइए, जो चीज आपको अनलर्न करवानी है, बच्चे को हटवाना है कि मतलब ये ना करे अब, तो उसका लॉ ऑफ डिसयूज मतलब कि उसकी प्रैक्टिस मत करवाइए, उसे वो काम करने से रोकिए, वो अपने आप कुछ समय बाद उसे भूल जाएगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम मतलब हमारा जो काम है अगर हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देता है, एक अच्छा उसका प्रभाव निकल के आता है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि हम उस काम को और करें और लर्न करें, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉज में आपके क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए ट्रायल एंड एरर की थ्योरी से निकल के आया है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम बार बार उसके अलग अलग तरह से उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक ही तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देते, हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेस ट्राई करते हैं। क्या ये पजल ऐसे सॉल्व होगी, क्या ऐसे होगी, हम डिफरेंट डिफरेंट वहां पे सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हैं। तो यही कहता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जहां पर आप एक समस्या के कई सारे सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं। देन लॉ ऑफ एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण एटीट्यूड होना चाहिए कि आप इसको लर्न करोगे या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर आपका एटीट्यूड ही नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाओगे। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स मतलब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम के
कुछ ही एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते, यानी जो एस्पेक्ट जरूरी है, जैसे कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो पूरा वर्ड प्रॉब्लम आपने पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के फिर उसे सम को सॉल्व करते हो ना, पूरी वर्ड प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठते हो, वहां पर से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को निकालते हो। तो प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप उनको यूज करोगे। फिर लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, पहले आपने अगर कोई उसी की जैसी चीज कर रखी है तो उसी का जो आपको एक समान सा सॉल्यूशन है वो अप्लाई करने की कोशिश करोगे इस सिचुएशन में भी, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी। और लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्ट मतलब किसी भी स्पीशी या किसी भी आपके एनिमल या ह्यूमन बीइंग से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स करवाया जा सकता है जिसके वो केपेबल है, अगर हम उसे धीरे धीरे क्या करें, उसे किसी दूसरी चीज का जोड़कर शिफ्ट करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक जो कैट है, ठीक है, उसको यहाँ पर स्टैंड अप के कमांड के ऊपर खड़े होना सिखाया गया था। ठीक है, स्टैंड अप के कमांड पे कैसे खड़े होना सिखाया गया, अब वो फिश कैट को बहुत पसंद होती है, तो एक डंडे से जो है फिश को ऐसे उस पर डैंगल किया गया, ठीक है, लटकाया गया, और फिश को कहते थे स्टैंड अप, और उसके बाद वो उस फिश को पकड़ने की कोशिश करती थी, दो पैरों पे खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे करके बार बार प्रैक्टिस करवा के फिर अगर आप हटा भी दोगे वो फिश वहां से, सिर्फ स्टैंड अप का कमांड ही उसके लिए इनफ होगा कि वो दो पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो हमने एसोसिएटिव शिफ्ट किया, एक चीज के प्रति वो पहले से ही क्या थी, वो पहले से ही वो रिस्पॉन्स देती थी, उसका हमने शिफ्टिंग करा दी और किसी और वर्ड पे हमने उसको शिफ्ट करवा लिया, किसी और स्टिमुलस पे हमने उसको शिफ्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following theories view that behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of response more nearly approaching desired behavior? तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया कि किस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर व्यवहार को वांछित व्यवहार के करीब प्रतिक्रिया से के क्रमिक सन्निकटन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आकार दिया जा सकता है। बेसिकली शेपिंग की बात हुई है। अब ये देखो, शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी स्किनर की थ्योरी में आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है अगर कोई आप टिपिकल या कॉम्प्लेक्स काम भी किसी से करवाना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपने उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया और हर करेक्ट स्टेप के ऊपर आप उसको कुछ ना कुछ री-इन्फोर्समेंट दे रहे हो। स्किनर की थ्योरी में री-इन्फोर्समेंट या पुनर्बलन को बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। री-इन्फोर्समेंट बार बार देने से आप कोई भी काम यहाँ पर करवा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने इवन के क्या किया था, एक टफ सा एक्सपेरिमेंट किया था, पिजन को 8 की शेप में डांस करना सिखा दिया था। कैसे कैसे वो इस पूरे एक्ट को उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा कि पिजन जब सही डायरेक्शन में मुड़ रहा है तब उसको एक दाना दिया, जब वो अपना बीक जो है सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी एक दाना दिया, ऐसे कर करके छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के हर बार उसे री-इन्फोर्समेंट देके उन्होंने 8 की शेप में उसको डांस करना सिखा दिया। इसी को कहते हैं, उन्होंने व्यवहार को क्या किया, शेप किया, शेपिंग कर दी। तो यहाँ पर ये किससे निकल के आया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एरर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग? आंसर मैंने आपको बता दिया है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से निकलकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ कंडीशनल रिस्पॉन्स ऑफ सैलिवेशन टू बेल इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज। अब देखो, ये पैवलोव वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया डॉग सैलिवेट करता है बेल पर। अब वो कह रहे हैं कि शास्त्रीय कंडीशनिंग में घंटी की आवाज के प्रति लार की सशर्त प्रतिक्रिया का धीरे धीरे गायब होना, अगर ये गायब हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन? तो इसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये कब होता है, देखिए, बेल बजा रहे थे, उसी पे कुत्ता सैलिवेट करना शुरू कर रहा था और उसको फूड भी तो दे रहे थे। अगर मान लीजिए आप कई बार ऐसा करें अब कि सिर्फ बेल बजाए उसके बाद फूड ना दे, तो कुत्ता धीरे धीरे को अनलर्न कर देगा, इसे भूल जाएगा, और अब ये जो रिस्पॉन्स आपने उसको सिखाया था, ये जो कंडीशनिंग आपने कराई थी कि बेल के आवाज पर कुत्ता सैलिवेट करता था, वो रिस्पॉन्स अब गायब हो जाएगा। अब बेल की आवाज पर कुत्ता सैलिवेट करना बंद कर देगा। इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 टर्म्स देख लीजिए। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कब कहते हैं, अब हमने कहा कि ये कंडीशनिंग मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है, कुत्ता भूल गया है कि अब वो बेल की आवाज पे सैलिवेट नहीं करता, लेकिन कुछ समय बाद अचानक फिर से बेल की आवाज पर अगर कुत्ता सैलिवेट कर दे तो इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब विलुप्तीकरण हो चुका था, एक्सटिंक्ट हो चुका था ये एक्शन, उसके बाद अचानक फिर से ऐसा हो गया किसी दिन, तो ये सहज पुनः प्राप्ति होगा। सामान्यीकरण किसे कहते हैं, जनरलाइजेशन मतलब होता है, यहाँ पर हम वॉटसन वाले एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सफेद चूहे से जो है यंग एल्बर्ट डरने लग गया था। इसके बाद उन्होंने सफेद चूहा, सफेद टेडी बियर, इवन के व्हाइट कोट भी अगर फर का उसके सामने रखा तो जो बच्चा था वो उसमें भी अपना क्राइम का या फिर डरने का रिस्पॉन्स दे रहा था। इसका मतलब उसने
उस स्टिमुलस को जनरलाइज कर दिया, उसके जैसा दिखने वाला कोई भी स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट कर रहे थे तो उस पर सेम ही रिस्पॉन्स आ रहा था, इसको हम स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सामान्यीकरण होता है। देन रीइंफोर्समेंट तो होता है पुनर्बलन, जिसके बारे में मैं अक्सर अभी आपके सामने बात कर रही हूँ बार बार इसमें। ठीक है, कोई भी आपने अच्छा टेस्ट दिया या कोई भी ऐसा काम किया जिसके बाद आपको रिवॉर्ड मिला तो वो आपका रीइंफोर्समेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, व्यवहारवाद के अनुसार सीखना सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे वर्णित किया जाता है? अनुभव का अंतर्दृष्टिपूर्ण पुनर्गठन, कंडीशनिंग के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षार्थी का आत्म साक्षात्कार, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान की खोज। अब देखो, वैसे तो आपका क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर हम व्यवहारवाद के अनुसार कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। The child falls many times while learning cycle. Which learning theory you think can be attributed this event? ठीक है, अब एक बच्चा जो साइकिल चलाते वक्त बार बार गिर रहा है और ये किस थ्योरी पर बेस्ड है इसमें पूछा है। तो बार बार अगर प्रयास करेगा, उसमें गिर रहा है तो उसमें त्रुटि भी हो रही है, तो ये कौन सी थ्योरी हो गई, सीधे सीधे पता चल रहा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? परीक्षण और त्रुटि, अवलोकन और अनुकरण, केवल सुदृढ़ीकरण, स्मरण। तो ये होता है आपका अवलोकन और अनुकरण। जैसा मैंने आपको बताया भी था थ्योरीज डिस्कस करते वक्त कि सोशल लर्निंग थ्योरी जो आपकी एल्बर्ट बंदूरा की दी हुई है, उनके अनुसार जब बच्चा समाज में अपने आसपास जो चीजें देख रहा है उसको ऑब्जर्व करता है, उसकी नकल उतारता है, उससे बहुत कुछ सीखता है, इसी को हम सोशल लर्निंग कहते हैं। इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने काफी कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, जहां बताया था कि बच्चे जो हैं अपने आसपास होने वाली चीजों को, अपने बड़ों को, अपने समाज में होने वाली चीजों को देखकर ही क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे आपके थ्योरीज ऑफ लर्निंग से। मैंने जहां पर बीच बीच में आपको टॉपिक्स भी समझाए कि क्या क्या आपको थ्योरीज ऑफ लर्निंग में से पढ़ना है। डिटेल मैं फिर से कहूंगी, थ्योरी जो है वो मैंने मेंबर्स ओनली के लिए डाल रखी है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पर आपको एलटी से रिलेटेड जो आपकी टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस भी मैं डालूंगी, जैसे वहां पर फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह भी मैंने वहां अपलोड किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ एलटी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।